प्रतीक को देखकर तेजा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे प्रतीक के हुलिये से ऐसा लगा जैसे वो कोई आम आदमी था। प्रतीक भी लापरवाही से बैठा था। तभी वेटर उनके लिए चाय लेकर आया। तेजा संदीप के साथ तुषार का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरा भतीजा है तुषार। तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मेनन ग्रुप के साहबजादे हैं। इनका नाम काफी मशहूर है और जाहिर सी बात है कि मैं इनके बारे में जानता हूँ। तेजा ये सुनकर काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। वो ये सोचकर खुश था कि उसके कहने पर संदीप तुरंत वहां पहुंच गया और साथ में रुद्र ओबरॉय को भी लेकर आया था। उसने संदीप से कहा, ब्राउनी, मुझे लगता है अब तुम ये भी समझ गए होंगे कि ये रुद्र ओबरॉय कितना बेवकूफ आदमी है और इसने किसके साथ पंगा लिया है। इसने मेरे भतीजे को पीटने की हिम्मत की। चलो पहले तुम लोग चाय पी लो, फिर बात करते हैं। संदीप कुछ कहता उससे पहले ही तुषार ने वाइन का ग्लास उठाया और संदीप की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस ओबरॉय को मेरे हवाले करने के लिए ये ड्रिंक तुम्हारे नाम। जैसे ही तुषार ने संदीप की तरफ वाइन का ग्लास बढ़ाया, संदीप ने तुरंत कहा, एक मिनट रुको, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनते ही तुषार गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मेनन फैमिली का वारिस तुम्हें शराब का ग्लास देकर रिस्पेक्ट कर रहा है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? संदीप ने तुषार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने तेजा की तरफ देखते हुए कहा, तेजा, मैंने रुद्र ओबरॉय को तुम्हें नहीं सौंपा है। जैसे ही तेजा ने यह सुना, उसने संदीप को घूरते हुए कहा, ब्राउनी, ये क्या कह रहे हो? कहते हुए तेजा की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो आगे बोला, क्या तुम इसे यहाँ हमें सौंपने के लिए नहीं लाए थे? इसका परिणाम जानते हो? तेजा के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उसे लगा कि ब्राउनी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था और शायद उसे नहीं मालूम था कि इसका परिणाम क्या हो सकता था। तभी संदीप ने धीरे से कहा, मैं यहाँ पर मिस्टर रुद्र ओबरॉय और तुषार के बीच हुई गलतफहमी दूर करने के लिए आया हूँ। संदीप की ये बात सुनकर तेजा ने अपने दांत पीस लिए और दबी जुबान में कहा, इस ओबरॉय की औकात ही क्या है? ये है कौन? तभी वो घिनौनी हंसी हंसा और बोला, ए ब्राउनी, मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो। क्या तुम मेरे ही अड्डे पर आकर अपने लिए मुसीबत खड़ी करने पर नहीं तुले हो? तभी तुषार ने कहा, अंकल तेजा, आपका ये ब्राउनी पागल हो गया है लगता है। फिर तेजा ने धीरे से कहा, इस सब का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम यहाँ से बचकर वापस जा सकते हो? इस ओबरॉय को तुषार के पास सरेंडर करो, नहीं तो। तभी प्रतीक ने धीरे से कहा, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस तुषार मेनन को मुझे सौंप दीजिए? जैसे ही प्रतीक ने ये कहा, अपनी लाल आंखों से तेजा ने प्रतीक को घूरा और गुस्से में बोला, तमीज से बात करो, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। ये मत समझना कि तुम ओबरॉय ग्रुप के मालिक बन चुके हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। और हाँ, तुम जिसके भरोसे यहाँ आए हो वो दानिश मेरे सामने हाथ जोड़ता है। ये कहते ही तेजा ने अपनी उंगलियां चटकाई और बोला, मैं तुम सबको यूं चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। जैसे ही तेजा ने चुटकी बजाई, अचानक कमरे के चारों तरफ गुप्त दरवाजे खुल गए और उनके पीछे से कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। सबका एक हाथ जेब में था। ये नजारा देखकर संदीप थोड़ा घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कमरे में कई गुप्त दरवाजे भी होंगे, पर प्रतीक एकदम शांत था। शूटर्स की संख्या लगभग 20 थी। प्रतीक ने शांत भाव से तेजा की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो ये है तुम्हारी डिनर डेट। तभी तुषार प्रतीक पर चिल्लाया और बोला, लानत है तुम पर, तुम्हें ओबरॉय ग्रुप की कुर्सी क्या मिल गई? तुम्हारा घमंड आसमान तक पहुंच गया। मैं तुम्हें ऐसी जगह गाड़ूंगा कि तुम्हारी बॉडी भी कभी नहीं मिलेगी। तुषार का सूजा हुआ चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। तभी तेजा अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस ब्राउनी को बाहर निकालो और इस ओबरॉय के पैर तोड़ डालो, फिर इसे तुषार के हवाले करो, ये इसे खुद सजा देगा। तभी संदीप, जो गनर्स की भीड़ को देखकर परेशान हो गया था, उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, तेजा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर ओबरॉय मेरे बॉस दानिश के बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम जानते हो कि अगर मेरे बॉस को गुस्सा आ गया तो वो क्या करेंगे। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। संदीप की बात सुनकर तेजा फिर एक बार फूहड़ हंसी हंसा और बोला, तुम्हारा बॉस दानिश? अबे सुन, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम लोग सब मेरी प्रजा हो। याद रखना, मैं तुम लोगों को कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की पावर मुझसे ज्यादा हो गई। इतना कहते ही तेजा ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। 2 लोग प्रतीक की तरफ बढ़े। प्रतीक अभी भी शांत बैठा था। उसने चाय का सिप लिया और उसने अभी कप को मेज पर रखा ही था कि अचानक तेजा के दोनों बॉडीगार्ड्स हवा में उछले और धड़ाम से नीचे गिरे। अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि जितने भी बॉडीगार्ड्स उस कमरे में थे वो सब जमीन पर लौटते हुए नजर आए। किसी को गन निकालने तक का मौका नहीं मिला। हैरी ने एक ही झटके में सबको धूल चटा दी थी। तभी तुषार चिल्लाया, रुद्र ओबरॉय, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉडीगार्ड इन सारे बॉडीगार्ड्स को हरा देगा और तुम बच जाओगे? तेजा भी गुस्से में चिल्लाया, सबसे पहले रुद्र ओबरॉय के इस बॉडीगार्ड को गोली से उड़ा दो। तभी अचानक कमरे के बाहर से 10-12 बॉडीगार्ड कमरे में आए और उन्होंने हैरी पर निशाना साधा। उन्हें देखते ही हैरी का चेहरा शैतान की तरह हिंसक बन गया। हैरी ने इससे पहले भी कई बेहद खतरनाक मिशन किए थे और उसने एक साथ 100 हथियारबंद सैनिकों को ढेर किया था।
इसलिए वो किलिंग मशीन के नाम से मशहूर था। ये 10-12 शूटर तो उसके लिए सिर्फ एक मजाक थे। वो लोग बंदूक का ट्रिगर दबाते उसके पहले ही हैरी छलांग लगाकर तेजा की कुर्सी के पीछे आ गया और उसे गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो दर्द से चीख पड़ा, कुत्ते, तुम जान से जाओगे, छोड़ो मुझे। उसके गले से शब्द साफ भी नहीं निकल रहे थे। हैरी ने उसके गले को दबाना शुरू किया। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। तेजा ने बॉडीगार्ड्स को अपनी बंदूक के नीचे फेंकने का इशारा किया। हैरी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तुषार फिर चिल्लाया, रुद्र ओबरॉय, अपने बॉडीगार्ड को बोलो कि वो अंकल तेजा को छोड़ दे, नहीं तो तुम दोनों बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। प्रतीक ने सार्कास्टिक वे में कहा, तुम हमें गाड़ दोगे या हम तुम्हें गाड़ देंगे? तुम शोर बहुत मचाते हो। तुषार फिर बोला, तुम लोग अगर इस होटल से बाहर निकल भी गए तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस शहर से बाहर निकल पाओगे? हर गली में मेरे चाचा के गुंडे तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे और वो तुम्हें वहीं उड़ा देंगे। अभी तुषार इतना ही बोल पाया था कि हैरी ने दूसरे हाथ से तुषार को भी गले से पकड़ा और हवा में उठा लिया। हैरी की हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी और उसकी बाजू में इतनी ताकत थी कि उसके दोनों हाथों में तुषार और तेजा एक साथ हवा में झूल रहे थे। हैरी ने तुषार की कमर में लात मारी जिससे उसकी चीख निकल गई। फिर हैरी ने तुषार को दीवार पर दे मारा। उसका सर पूरा घूम गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। तेजा के एक बॉडीगार्ड ने हैरी को धमकी देते हुए कहा, मेरे बॉस को छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यहाँ हर जगह हमारे लोग खड़े हैं। संदीप ने भी घबराते हुए प्रतीक की तरफ देखा और धीरे से बोला, अब आप क्या करने वाले हैं? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक इस तरह से तेजा पर हमला बोल देगा। वो जानता था कि पूरे मसूरी और देहरादून शहर में तेजा के गुंडे फैले हुए थे। प्रतीक अभी भी चुपचाप चाय पी रहा था। उसने संदीप की तरफ देखा। संदीप ने फिर कहा, क्या मैं अपनी टीम को बुलाऊं? प्रतीक ने लापरवाही से कहा, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रतीक ने तेजा की तरफ देखा और पूछा, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, तुम तुषार को मुझे सौंपोगे या नहीं? तेजा ने प्रतीक की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब डर वाले एक्सप्रेशन थे। तेजा बुरी तरह हाफ रहा था। धीरे धीरे उसका सारा घमंड चूर हो गया था। अब उसे पता चल रहा था कि असली रुद्र ओबरॉय क्या चीज था। इस वक्त प्रतीक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और आवाज काफी खतरनाक थी। तेजा ने हकलाते हुए कहा, तो तुम्हें तुषार मेनन चाहिए? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस तुषार के लिए ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। तुषार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो रुद्र ओबरॉय, मगर ये मत भूलो कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो। मसूरी में हमारा राज चलता है। तुम्हारे ये भाड़े के टट्टू जितने भी ताकतवर हो, ज्यादा देर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। प्रतीक उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। उसने संदीप से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। संदीप ने हाँ में सिर हिलाया और आगे आया। तुषार ये देखकर बुरी तरह घबरा गया और कांपने लगा। उसने तेजा को आवाज लगाई, अंकल मुझे बचाइए, ये लोग मुझे नहीं ले जा सकते, प्लीज कुछ तो कीजिए। तुषार की चीखें सुनकर संदीप का सिर फटा जा रहा था, इसलिए उसने तुषार को कसकर 2 थप्पड़ मारे, जिसके बाद तुषार एकदम चुप हो गया। जहाँ संदीप अंडरवर्ल्ड में रहकर काफी ट्रेनिंग ले चुका था, वहीं तुषार को बिल्कुल नाजों से पाला गया था। उसे तो खुद को डिफेंड करना तक नहीं आता था। संदीप की इस हरकत से तेजा थोड़ा नाराज हुआ। उसने संदीप को धमकाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो कि मेरे भतीजे पर इस तरह हाथ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है? संदीप ने हंसते हुए कहा, मुझे इन खोखली धमकियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरता। जिस दिन तुम्हें रुद्र ओबरॉय की असली ताकत का पता लगेगा, उस दिन तुम भी अपने इस भतीजे को भूल जाओगे। अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और ढेर सारे आदमी अंदर घुस आए। वो सब तेजा को घेर कर खड़े हो गए। उन आदमियों का एक लीडर था जिसे सब कालिया के नाम से बुला रहे थे। उसने जब तेजा का ये हाल देखा तो पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? तेजा सर, ये सब आप ठीक तो है ना? तेजा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। इतनी मार खाने के बाद तो वो हिलने डुलने की हालत में भी नहीं था। उसकी ये हालत देखकर कालिया चिल्लाया, इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जिसने तेजेंद्र मेनन का ये हाल कर डाला? वो जो कोई भी मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करके दिखाए, सारी हड्डी पसली ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी कालिया नहीं। तभी तुषार चिल्लाया, अरे बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? जल्दी मुझे बचाओ वरना आज ये लोग मुझे मार डालेंगे। अंकल का ये हाल भी इन्हीं लोगों ने किया है। हैरी ने तुषार के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा और उसे चुप रहने का इशारा किया। वो बेचारा तो चक्कर खाकर गिर गया। कालिया ने हैरी पर बंदूक तान दी। तभी प्रतीक ने कहा, तुम्हारे बॉस की ये हालत मैंने की है। ये लो, मैं आ गया तुम्हारे सामने। अब बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कालिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे लगता है कि बॉस की ऐसी हालत करने के बाद तू हमें डराएगा और बचकर भाग जाएगा? अगर तू ऐसा सोच भी रहा है तो तू गलत है, क्योंकि आज ये जगह ही तेरी कब्र बनने वाली है। गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने, अब इसकी सजा भुगत। ये कहकर कालिया ने प्रतीक के सिर पर बंदूक तान दी। प्रतीक को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ में चाय की प्याली पकड़ी हुई थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो कुछ दूर चला गया।
जब कालिया कंफ्यूज होकर प्रतीक को देख रहा था तभी वो अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप कालिया के सिर पर फेंक कर मारा। कालिया चिल्लाया। आह! प्रतीक ने कप इतनी जोर से फेंका था कि कालिया के सिर से टकराते ही वो फूट गया। अब जब कप का ये हाल था तो फिर कालिया का सिर कैसे बच जाता। उसे भी काफी गहरी चोट आई और खून बहने लगा। कालिया ने चीख कर कहा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। वो अभी प्रतीक की ओर बढ़ा ही था तभी हैरी ने तेजा का कॉलर पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया और उसके गले पर चाकू रख दिया। हैरी ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ये बॉस मेरे हाथों मारा जाए तो अभी अपने हथियार गिरा दो। कालिया गुस्से से चिल्लाया, तेरे इस बॉस को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे ही ठिकाने लगा देता हूँ। ये कहकर उसने हैरी पर बंदूक का निशाना साधा। हैरी ने चाकू की पैनी नोक तेजा की गर्दन में चुभा दी, मानो उसे कुछ इशारा कर रहा हो। इशारा समझकर तेजा ने अपने आदमियों से कहा, अरे बेवकूफों, जैसा बोला जा रहा है वैसा करो ना, सबके सब अपने हथियार फेंक दो वरना ये आज मुझे मार डालेगा। अपने बॉस को गुस्से में देखकर सबने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा जा रहा था। अब पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। प्रतीक ने सार्कास्टिक हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम सबने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी भी और मार खानी है तो पहले ही बता दो वरना हम तुषार को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तेजा ने वार्निंग टोन में कहा, तुम गलत कर रहे हो रुद्र ओबरॉय, भले ही तुमने हम सबको हरा दिया हो मगर तुषार तेजपाल मेनन का बेटा है। भैया को अगर पता लगा कि तुमने उनके भाई और बेटे के साथ ये बर्ताव किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रतीक को इस धमकी से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बहुत ही चिल टोन में पूछा, अच्छा जब तुमने इतना बता ही दिया है तो क्या तुम ये भी बता सकते हो कि तेजपाल मेनन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? तेजा को यकीन नहीं हो रहा था कि तेजपाल का नाम सुनने के बाद भी प्रतीक इतना चिल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रतीक के दिमाग में चल क्या रहा था। क्या उसे सचमुच डर नहीं लग रहा था या फिर वो ना घबराने का नाटक कर रहा था? उसने एक बार फिर कहा, अगर तुम तुषार को छोड़कर हमसे माफी मांग लो तो हम तुम्हें जाने देंगे, पर अगर खुद भैया यहाँ आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उन्हें अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करना वरना तुम बहुत पछताओगे। अपने पापा का जिक्र सुनते ही तुषार ने कहा, तो फिर आप खड़े क्यों हैं अंकल? पापा को बुलाइए ना वरना ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। कुछ भी कीजिए मगर मुझे बचाइए। अपने भतीजे को इस हाल में देखकर तेजा ने कहा, तुषार बेटा तुम डरो मत, तुम्हारे अंकल तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम थोड़ा सब्र करो। वैसे तो तेजा खुद भी खड़े होने की हालत में नहीं था। इतनी मार खाने के बाद तेजा की अकड़ जा चुकी थी और वो काफी डर भी गया था, मगर उसे अपने परिवार का घमंड था। उसे पूरा यकीन था कि वो लोग उसे और तुषार को कुछ नहीं होने देंगे, मगर कोई मदद करने आए तब तक तेजा को कुछ न कुछ करके सबको डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि प्रतीक तुषार को अपने साथ न ले जा सके। तेजा ने कालिया की ओर देखा और उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अभी तक हैरी की पकड़ भी काफी ढीली हो गई थी, इसलिए तेजा भागने का प्लान बना रहा था। कालिया ने धीरे से सिर हिलाया और फिर अपने आदमियों से हथियार उठाने का इशारा किया। जब सब लोग तैयार हो गए तब कालिया ने एक और इशारा किया। इशारा मिलते ही सभी लोगों ने एक साथ अपने अपने हथियार उठाए और प्रतीक को घेर लिया। ये देखकर तेजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक झटके में हैरी के हाथ से चाकू छीना और उसे खुद से दूर धकेल दिया। हैरी लड़खड़ाया मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और गुस्से में तेजा की ओर बढ़ा, मगर तभी तेजा ने भयंकर आवाज में कहा, जो जहां है वहीं पर रुक जाए। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये रुद्र ओबरॉय यहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। खुद को कालिया और उसके साथियों के बीच घिरा हुआ देख प्रतीक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तेजा की ओर देखा और सार्कास्टिक टोन में कहा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शुरू से लेकर अब तक यहाँ क्या क्या हुआ, उसके बाद भी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुम्हें बहुत समझदार समझा था मगर तुम एक नंबर के बेवकूफ निकले। तेजा ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ मैं नहीं बल्कि बेवकूफ तुम हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बहादुर बनने का नाटक करोगे और मैं घबरा जाऊंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे भतीजे को तुरंत छोड़ दो। ये सुनकर प्रतीक मुस्कुराया। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। हर किसी को प्रतीक के बस एक मूव का इंतजार था, मगर प्रतीक बहुत चिल होकर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों मौजूद था। तभी दरवाजे की ओर से कुछ कदमों की आहट आई और प्रतीक को छोड़कर सब उस ओर देखने लगे। उस ओर से दानिश की एंट्री हुई जो बड़े आराम से चला आ रहा था। दानिश को देखकर तेजा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कहा, दानिश थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए, मुझे इस वक्त तुम्हारी ही जरूरत थी। दानिश ने तेजा को पूरी तरह इग्नोर किया और प्रतीक के करीब आकर खड़ा हो गया और धीमी आवाज में कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, ट्रैफिक के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। दानिश प्रतीक के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई अपने बॉस के सामने खड़ा होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर तेजा का दिल बैठ गया और वो समझ गया कि सिचुएशन कुछ और ही है। तेजा ने तो ये भी अंदाजा लगा लिया था कि शायद आज वो तुषार को प्रतीक के चंगुल से नहीं छुड़ा पाएगा। जहां तेजा पूरी सिचुएशन समझ गया था, वहीं तुषार इन सभी चीजों से अनजान था।
वो तो अभी तक यही समझ रहा था कि शायद दानिश उनकी मदद करने आया था। तुषार ने शिकायती लहजे में कहा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए मिस्टर आहूजा। इन लोगों को देखिए ना, इन्होंने मेरा और तेजा अंकल का ये हाल कर दिया है। मैं तेजपाल मेनन का बेटा हूँ, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? आपको इन सभी लोगों को सबक सिखाना होगा ताकि अगली बार ये हमारे सामने नजरें उठाने की भी हिम्मत न करें। दानिश तुषार को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम चिंता मत करो तुषार, ऐसा समझो कि काम हो गया है। मैं यहाँ इस मैटर को ही तो सेटल करने आया हूँ। ये बात सुनकर तुषार खुशी से उछल पड़ा। अभी तक तो उसके शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी, मगर दानिश उसके लिए यहाँ आया और अब उसे बचाया जा सकता था, ये सोचकर तुषार की एनर्जी खुद ब खुद रीस्टोर हो गई। दानिश की बात सुनकर तेजा ने भी चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, मैं जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। पर तभी उसे गोली चलने की और तुषार के चीखने की आवाज सुनाई दी। तेजा ने चौंक कर तुषार को देखा और फिर दानिश को देखा। दानिश ने तुषार के पांव पर गोली चलाई थी, इस वजह से ही वो चीख रहा था। तेजा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो दानिश, ये क्या किया तुमने? तुम यहाँ हमारा साथ देने आए हो या फिर हमें ही नुकसान पहुंचाने का इरादा है तुम्हारा? दानिश ने सर्द हंसी हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आया हूँ? क्या ये मैंने कहा था? नहीं ना, तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं मिस्टर ओबरॉय के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दूंगा? तुषार को दानिश की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझ पर वार करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मिस्टर आहूजा। यू जस्ट वेट एंड वॉच कि कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारे इस मिस्टर ओबरॉय को तुम्हारे किए की सजा देता हूँ। दानिश ने चैलेंजिंग टोन में कहा, वो सब तो हम बाद में देख ही लेंगे, मगर अभी अगर तुमने अपने मुंह से मिस्टर ओबरॉय के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो इस बार ये गोली तुम्हारे सर में घुसेगी। तुषार डर के मारे तुरंत चुप हो गया। तेजा भी बहुत घबराया हुआ था, मगर वो प्रतीक को जीतने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने दानिश को डराने के बारे में सोचा। उसने दानिश से कहा, हमारे खिलाफ जाने से पहले एक बार और सोच लो दानिश। अगर भैया को पता चला कि तुमने उनके बेटे पर गोली चलाई है तो पता है ना वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तेजपाल मेनन को तो अच्छे से जानते हो ना? दानिश ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई का नाम सुनकर मैं डर जाऊंगा, वो भी मिस्टर ओबरॉय के सामने? नाइस जोक। तेजा ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, आखिर ऐसा भी क्या खास है तुम्हारे इस मिस्टर ओबरॉय में? माना कि वो ओबरॉय ग्रुप का मालिक है, मगर मेनन फैमिली के सामने तुम्हारा ये मिस्टर ओबरॉय कुछ नहीं है। दानिश ने बड़े आराम से कहा, वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसके सामने क्या है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अपने इस भतीजे के कारण तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। मेरे आदमियों ने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए ना तो बाहर का कोई अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जाने वाला है। हाँ, अगर तुम चुपचाप अपने इस भतीजे को यहाँ छोड़कर जाना चाहो तो कुछ बात बन सकती है। पहले ही तुमने अपना इतना ज्यादा नुकसान करवा लिया है, इसलिए अब समझदार बनो और किसी एक को चुनो, अपने इस भतीजे को या फिर अपनी जान को। दानिश की वार्निंग सुनकर तेजा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने चारों ओर निगाहें डाली। जितने भी दरवाजे और खिड़कियों से बाहर का नजारा दिख सकता था, वहाँ तेजा को काले कपड़े पहने कुछ लोग नजर आए, यानी दानिश बिल्कुल सही कह रहा था। मगर तेजा इन दोनों ऑप्शंस में से एक को भी नहीं चुनना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये लोग तुषार को ले गए तो मैं भैया को क्या जवाब दूंगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनके बेटे को बचा भी नहीं सका और कायरो की तरफ भाग कर आ गया? क्या वो मुझे माफ करेंगे? एक ओर तेजा को प्रतीक का डर था और दूसरी ओर खुद के भाई का। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तेजा को परेशान देखकर प्रतीक को बड़ी संतुष्टि मिली। उसने दानिश की बात दोहराई, तेजेंद्र मेनन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं और तुम्हें उनमें से किसी एक को चुनना है। या तो अपने इस भतीजे को यहाँ छोड़कर अपने आदमियों के साथ चले जाओ या फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, आई मीन इट। तेजा का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। इससे पहले प्रतीक इतना भी सीरियस नहीं था, मगर इस बार जिस लहजे में उसने अपनी बात कही उससे तेजा डर गया। कोई एक ऑप्शन चुनना बहुत मुश्किल था, पर इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। बहुत देर सोचने के बाद फाइनली तेजा ने कहा, आप लोग तुषार को अपने साथ ले जा सकते हैं, बस मुझे और मेरे आदमियों को सही सलामत यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनते ही सबसे पहले तुषार चिल्लाया, नहीं अंकल, आप मुझे इन लोगों के साथ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो पापा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ से तो आप जिंदा बचकर चले जाएंगे, मगर आपको पापा से कौन बचाएगा? तेजा ने मन ही मन कहा, अरे बेवकूफ, पहले यहाँ से जिंदा बाहर निकलूं तब तो तुझे बचाने का कोई तरीका ढूंढूंगा। उसने ना में सिर हिलाया और फिर सख्त आवाज में कहा, यहाँ से बच जाऊंगा तो भैया के गुस्से से बचने का तरीका भी मिल ही जाएगा। मिस्टर ओबरॉय, आप तुषार को अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं और मेरे आदमी अब आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। प्रतीक ने मुस्कुरा कर कहा, गुड चॉइस, तुमसे मैंने इसी समझदारी की उम्मीद की थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर हमारे बाद। ये कहकर उसने संदीप से आगे बढ़ने का इशारा किया। पहले प्रतीक और हैरी रेस्टोरेंट से बाहर निकले और उनके पीछे पीछे संदीप रोते हुए तुषार को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। दानिश भी उनके पीछे पीछे जा रहा था, मगर अचानक उसने अपने कदम रोक लिया और तेजा की ओर देखा। फिर उसने वार्निंग टोन में कहा, आज की रात अच्छे से याद रखना तेजेंद्र मेनन। मिस्टर रुद्र ओबरॉय बार बार किसी को मौका नहीं देते, इसलिए तुम आज बच गए, मगर ये मत सोचना कि बार बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। आज छोड़ दिए गए हो, मगर अगली बार सीधे जमीन के अंदर गाड़ दिए जाओगे।
और इस वार्निंग के साथ दानिश भी प्रतीक के पीछे चला गया। दानिश की बातों से तेजा के चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई थी। उसके होंठ थिरक रहे थे, मगर दानिश की बात का जवाब देने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, किसने सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी? मुझे तो लगा था कि दानिश मेरी मदद करने यहाँ आया है, मगर किसने सोचा था कि वो मेरा साथ छोड़कर उस ओबरॉय का हाथ थाम लेता। उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली, वो भी उस रुद्र ओबरॉय के लिए। ऐसा भी क्या उस इंसान में कि दानिश ने मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसे दी। आज जो कुछ भी हुआ वो तेजा के चेहरे पर एक तमाचे की तरह था। वो इसका बदला लेना चाहता था, मगर दानिश का रुतबा उससे कहीं ऊपर था और दानिश रुद्र ओबरॉय के साथ खड़ा था। ऐसे में तेजा खुलकर उनका सामना नहीं कर सकता था। अपना सिर झुकाकर वो भी चुपचाप बाहर आ गया। वो देख सकता था कि तुषार को कितना रफली हैंडल किया जा रहा था। तुषार ने जैसे ही तेजा को देखा वैसे ही वो एक बार फिर मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, कुछ कीजिए अंकल, कुछ कीजिए। तेजा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दानिश से कहा, अब तुषार आपके हवाले है, मगर मेरी आपसे एक गुजारिश है मिस्टर आहूजा, बस आज की रात उसके साथ शक्ति से पेश मत आना। फिर उसने तुषार से कहा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। जितना मैं कर सकता था उतना मैं कर चुका हूँ, बस अब और नहीं। तुषार तेजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, मगर न चाहते हुए भी तेजा को इसे इग्नोर करना पड़ा। जब तुषार को कुछ समझ नहीं आया तब उसने दानिश के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर आहूजा, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। आपको मुझसे जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, मगर मुझे जाने दीजिए। आप मेरे पापा से बात कर सकते हैं, दादाजी से बात कर सकते हैं, आपकी जितनी शर्तें होंगी वो सभी मान ली जाएगी। इतना ही नहीं, मैं तो कल ये देश छोड़कर भाग जाऊंगा और दोबारा आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तुषार को अपने कदमों में पड़ा देख दानिश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम गलत इंसान से माफी मांग रहे हो। जिसे तुमने नाराज किया वो मैं नहीं बल्कि मिस्टर ओबरॉय हैं। तुमने इन्हें ऑफेंड किया। मिस्टर ओबरॉय चाहे तो एक ही रात में तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दे। एक दिन नहीं लगेगा मेरन परिवार का नामो निशान मिटने में। तुम्हें मिस्टर ओबरॉय से माफी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। संदीप, इसे यहाँ से ले जाओ। संदीप आगे आया। वो तुषार को जमीन से उठाने के लिए नीचे झुका, तभी उसने तुषार का जो फोन जब्त किया था वो उसकी जेब से बाहर गिर गया। अपने फोन पर निगाहें पड़ते ही तुषार की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से उस ओर गया इस उम्मीद में कि तुरंत अपने पापा को कॉल कर लेगा, मगर जैसे ही उसने फोन को छुआ वैसे ही उसे बहुत तेज दर्द हुआ, क्योंकि दानिश ने उसकी उंगलियों के ऊपर अपने जूते की पैनी नोक रख दी थी। दानिश ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, लोग सही कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैंने तुमसे कहा कि तुम चाहे जो कर लो फिर भी मिस्टर ओबरॉय से बच नहीं पाओगे, तो फिर तुमने क्या सोचकर अपने बाप को कॉल करने का प्लान बनाया? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें मिस्टर ओबरॉय से बचा पाएगा? तुम्हारी इस हरकत का अंजाम क्या हो सकता है ये तुम्हें मालूम है या नहीं? तुषार अब बुरी तरह डर गया। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि अभी अभी उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे डर था कि कहीं प्रतीक उसे यहीं पर न मार डाले, इसलिए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ओबरॉय, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे जिंदा रहने दीजिए। प्रतीक ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ये सब तो हमने बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। तुम वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं हो। हैरी, चलो यहाँ से। प्रतीक और हैरी को वहां से जाते देख तुषार और तेजा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यानी आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उन दोनों को जलील करने के लिए था। प्रतीक तुषार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वो उसे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। बस यही उसका मकसद था। दानिश और संदीप ने एक नजर दोनों चाचा भतीजे पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। इन सभी के जाते ही तनाव का माहौल भी गायब हो गया। तेजा तुरंत दौड़ते हुए अपने भतीजे के पास आया और उसके घाव देखने लगा। तुषार ने आज इतनी मार खाई थी कि उसे कई सारी चोटें आई थी। इसके साथ ही दानिश ने उसके पांव पर गोली भी चलाई थी, जिस वजह से वो अब खड़ा होने की हालत में भी नहीं था। तुषार ने गुस्से से कहा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं अंकल। ये नहीं जानते कि इन्होंने किसे छुआ है। आज जो कुछ भी हुआ, जितना इन लोगों ने मुझे जलील किया, उन सब का बदला लिया जाएगा। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तेजा ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। तुम्हारी बेवकूफी के कारण ही आज हम लोग इस हाल में हैं। जब आंधी आती है तो सारे पेड़ झुक जाते हैं। ये रुद्र ओबरॉय भी किसी आंधी से कम नहीं है। इसके सामने हमें झुक कर रहना पड़ेगा, वरना न जाने वो क्या कर बैठेगा। तुषार ने दांत पीसते हुए कहा, झुकूंगा वो भी मैं? इम्पॉसिबल। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगा। ये सब बोलते वक्त गुस्से के कारण तुषार का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आज बहुत बेइज्जती हुई थी। तुषार को तो लगा था कि आज सचमुच उसकी जान ले ली जाएगी, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा था और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मगर जब उसे पता लगा कि ये सब बस प्रतीक ने टाइम पास करने के लिए किया, तो तुषार के ईगो को चोट पहुंची और उसने बदला लेने का मन बना लिया। उसने आगे कहा, एक बार मुझे घर पहुंच जाने दीजिए। मैं डैड और दादाजी को सारी बातें बताऊंगा। दानिश चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसने और उस ओबरॉय के बच्चे ने तुषार मेनन को छुआ है। इसका जवाब तो उन्हें मिलना ही चाहिए। तेजा ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम सब देख लेंगे।
अभी जरूरी बात है तुम्हारी तबीयत। तुम्हें इस वक्त मेडिकल अटेंशन की सख्त जरूरत है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं। उसके बाद मैं भैया को खुद ही सब कुछ बता दूंगा। तेजा ने अपने आदमियों को आगे आने का इशारा किया ताकि वो तुषार को सहारा दे सके। तुषार के पांव से काफी खून बह चुका था, इसलिए उसे चक्कर सा आ रहा था और वो खड़े होने की हालत में भी नहीं था। कालिया और उसका एक साथी तुषार को उठाकर गाड़ी तक ले गए और अपने काम पर लग गए। जब वो लोग जा रहे थे तब तेजा अफसोस भरी निगाहों से तुषार को देख रहा था। आज अगर तुषार इस हालत में था तो केवल अपनी बेवकूफी के कारण। अगर उसने अपनी एरोगेंस को साइड में रखा होता तो शायद प्रतीक उसका ये हाल न करता। अभी तक तो तुषार को अक्ल आ जानी चाहिए थी, मगर अब वो बदला लेने की बात कर रहा था। इसी बात से तेजा परेशान था। वो अब प्रतीक के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, मगर वो इतना जरूर जानता था कि अपने बेटे की ये हालत देखने के बाद तेजपाल मेनन चुप नहीं बैठेगा। तेजा ने मन ही मन सोचा, न जाने तुषार के चक्कर में हमारे परिवार को क्या क्या झेलना पड़ेगा। मुझे पापा और भैया को समझाना होगा कि रुद्र ओबरॉय को जो हम समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। दानिश जैसा आदमी केवल रुद्र के लिए मसूरी आया, इसका मतलब वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे इंसान से उलझकर हमारा कोई फायदा तो नहीं होगा, मगर हम बर्बाद जरूर हो जाएंगे। तेजा ने सोच लिया था कि वो अपने घर वालों को समझाएगा और अगर वो नहीं माने तो उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। पर इतनी बात तो पक्की थी कि अब वो प्रतीक के सामने आने से बचेगा, क्योंकि उससे दूर रहने में ही सबकी भलाई थी। करीब 20 मिनट बाद प्रतीक आनंदा होटल के एक लग्जूरियस ऑफिस में बैठा हुआ था। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसका मानो प्रतीक पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहुत चिल होकर ग्रीन टी पी रहा था। तभी दानिश ऑफिस में आया और उसने प्रतीक से कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, आज अगर मैं जल्दी आ गया होता तो आपका इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ हैं? मैं आपके एक फोन कॉल पर सीधे दौड़ता हुआ चला आता। प्रतीक ने बड़े आराम से कहा, तुम्हें मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा जरूरी काम सौंपा हुआ है। इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान शिवम राठौर पर होना चाहिए। इस वक्त वही ज्यादा जरूरी है। दानिश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, समझ गया। इतने समय तक मैं शिवम राठौर को दूर से देखता रहा। वो इंसान पूरे वक्त टाइट सिक्योरिटी से घिरा रहता है, इसलिए उस तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ भी उठना बैठना है, यानी उसकी बड़े लोगों से अच्छी जान पहचान है। मैं बस इसी समय का इंतजार कर रहा हूँ। मौका हाथ लगते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। प्रतीक ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर कहा, ठीक है, अभी उसे दूर से ही मॉनिटर करो, मगर एक पल के लिए भी शिवम के ऊपर से तुम्हारी नजरें हटनी नहीं चाहिए। जैसे ही वो देहरादून से बाहर निकलेगा तब हम अपनी चाल चल देंगे। दानिश ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, और मेनन परिवार का क्या करना है सर? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कुछ ही देर में खुद तेजपाल मेनन मुझे कॉल करेगा और अपने बेटे के बारे में पूछेगा। ये मुझे हैंडल करना पड़ेगा, या फिर आप इस मैटर में खुद कुछ करना चाहेंगे? प्रतीक ने बेफिक्री से कहा, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर चाहो तो खुद उनसे डील कर सकते हो, वरना रहने ही दो। वो लोग वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रतीक की इस बात से तो दानिश पूरी तरह अग्री करता था। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो एक से बढ़कर एक थी, जैसे ओबरॉय फैमिली, वर्मा फैमिली, अग्निहोत्री फैमिली। इन्हीं सब की तरह मेनन फैमिली भी काफी पावर होल्ड करती थी। इसलिए ही तो रुद्र ओबरॉय को पहचानते हुए भी तुषार और तेजा उससे डर नहीं रहे थे। मगर प्रतीक की असलियत क्या थी ये तो दानिश को ही मालूम था। उसे तो ओबरॉय परिवार का नाम इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इससे भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। प्रतीक आए दिन तुषार जैसे एरोगेंट लोगों से मिलता था जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, मगर बाद में उनकी सारी अकड़ निकल ही जाती थी। इसलिए प्रतीक मेनन फैमिली को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। तभी अचानक प्रतीक ने संदीप से पूछा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई? संदीप ने तुरंत जवाब दिया, मेरी ओर से सारी तैयारियां हो चुकी है सर। हमने रिसोर्स चैनल्स, प्रोफेशनल टीम्स और इंडस्ट्रियल चेन्स को सिक्योर कर लिया है। इसी के साथ मैंने 20 से ज्यादा लोकेशंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जहां पार्थी मैम का ऑफिस बन सकता है। आप जब भी फ्री हो तब मैं आपको वो लोकेशंस दिखा दूंगा। प्रतीक ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, गुड जॉब। तो मुझे सारी डिटेल्स मेल कर दो। पहले मैं पार्थी के साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा। एक बार वो अपनी पसंद बता दे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रतीक ने पार्थी से वादा किया हुआ था कि वो देहरादून में एक ज्वेलरी एम्पायर एस्टैब्लिश करने में उसकी मदद करेगा, और वो हर हाल में इस वादे को पूरा करना चाहता था, एक परफेक्ट प्लान के साथ। जब प्रतीक अपना प्लान रिव्यू कर रहा था तब उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। कॉलर आईडी चेक करने पर पता चला कि रितेश अग्निहोत्री उसे कॉल कर रहा था। प्रतीक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कोई तो प्रॉब्लम थी। वैसे तो रितेश अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, मगर बाकी का अग्निहोत्री परिवार अभी भी देहरादून में ही था। पहले रिद्धिमा देहरादून वाला बिजनेस संभालती थी, मगर भानु प्रताप की डेथ के बाद फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, जिस वजह से रितेश ने रिद्धिमा को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और खुद देहरादून आ गए। उस वक्त तो प्रतीक ने रितेश के बड़े भाई जगन्नाथ अग्निहोत्री को वार्निंग दे दी थी कि वो अपनी हद में रहे, पर कुछ दिनों से जो खबरें प्रतीक के कानों तक पहुंच रही थी उससे वो समझ चुका था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्रतीक ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कॉल पिक कर लिया और दूसरी ओर से रितेश की आवाज आई, हेलो मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? प्रतीक ने सपाट लहजे में कहा, फॉर्मेलिटीज छोड़िए, सीधे मुद्दे की बात कीजिए। रितेश ने एक गहरी सांस ली और कहा,
मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि पापा की मौत के पीछे अमर सिंघानिया नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का कोई इंसान है। ये सुनकर प्रतीक हैरान हुआ। ये ख्याल तो उसके मन में कभी आया ही नहीं। खुद अमर सिंघानिया ने ये बात कन्फेस की थी कि उसने भानु प्रताप को अपना निशाना बनाया था। प्रतीक ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? रितेश ने जवाब दिया, क्योंकि पापा की डेथ होते ही सब उनका बिजनेस हड़पने की कोशिश करने लगे। भले ही आपने सब लोगों को, खासकर जगन्नाथ भैया को अच्छी खासी वार्निंग दी थी, मगर एक बार फिर से उनका रवैया बदलने लगा है। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि बाकी के फैमिली मेंबर्स भी मुझे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब लोग पहले से ही ये चीजें प्लान करके चल रहे थे। प्रतीक ने अपनी भौएं सिकोड़ ली। रितेश की आवाज से ही पता लग रहा था कि वो कितनी बड़ी परेशानी में था और कितना घबराया हुआ था। उसने पूछा, क्या आपको किसी ऐसे इंसान पर शक है जो ये काम कर सकता है? रितेश ने जवाब दिया, पता होता तो मैं कुछ न कुछ कर ही लेता, मगर असली दिक्कत यही है कि जो कोई भी मुझे धोखा दे रहा है उसका अंदाजा मुझे नहीं है। यहाँ तक जो हुआ वो तो फिर भी ठीक था, मगर अब मुझे मेरी बीवी और बच्चों के बारे में सोचकर डर लग रहा है। कहीं अब उन्हें निशाना न बना लिया जाए। इस मैटर में मुझे आपकी हेल्प चाहिए मिस्टर ओबरॉय, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, पर पहले मुझे अपना एक जरूरी काम करना है, उसके बाद हम मिलकर इस बारे में बात करेंगे। तब तक आप एक लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। प्रतीक से अश्योरेंस मिलने के बाद रितेश ने चैन की सांस ली और प्रतीक को थैंक यू कहा। प्रतीक ने फोन साइड में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी रितेश ने जो कुछ भी कहा वो प्रतीक के लिए नया तो नहीं था। एलीट फैमिलीज में पावर स्ट्रगल तो चलता रहता था, मगर रितेश प्रतीक का बेहद खास था, इसलिए प्रतीक ने उसकी मदद करने का मन बना लिया था। उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एहसास हो रहा था। अग्निहोत्री फैमिली के अंदर हो रही पॉलिटिक्स काफी कॉम्प्लेक्स लग रही थी। अचानक भानु प्रताप की मौत होना, जगन्नाथ का अपने कजन से अच्छे रिश्ते मेंटेन करना, बड़े लोगों से रिश्ते जोड़ने की कोशिश, हो ना हो इस सिचुएशन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जगन्नाथ ही था, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो बस एक मोहरा हो और असली बॉस अंधेरे में छुपा हुआ हो। ठीक यही सिचुएशन प्रतीक ने अपनी ओबरॉय फैमिली में भी देखी थी और पार्थी के परिवार के साथ तो वो ये चीजें कब से झेल रहा था, इसलिए इसे सुलझाने का थोड़ा आइडिया तो प्रतीक के पास था। उसने दानिश से पूछा, देहरादून में आजकल नया क्या हो रहा है? अग्निहोत्री फैमिली से जुड़ी कोई बड़ी खबर जो तुम मुझे बताना चाहो? दानिश ने कुछ सोचा फिर कहा, कोई मेजर डेवलपमेंट तो नहीं है सर, अभी तो मुझे सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है, मगर आजकल कभी कभार जगन्नाथ अग्निहोत्री के बारे में सुनने को मिल जाता है। हाल ही में उसने एक बहुत बड़े परिवार से रिश्ता जोड़ा है, इसलिए कुछ वक्त तक वो न्यूज में ट्रेंड कर रहा था। आप कहें तो मैं अपने आदमियों को काम पर लगा देता हूँ ताकि वो कुछ जानकारी इकट्ठी कर सके। प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये सही रहेगा। उनसे कहो कि अग्निहोत्री फैमिली को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें और हाल फिलहाल में वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट्स मुझे ला कर दें। ये काम जितना जल्दी हो सके उतना ही बढ़िया होगा। दानिश ने ओके कहा और तुरंत अपने काम पर लग गया। प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर अपना सर टिका लिया। भानु प्रताप को याद करके वो थोड़ा इमोशनल जरूर हुआ, मगर उसने अपने चेहरे पर एक भी भाव नहीं आने दिया। भानु प्रताप ने प्रतीक के लिए जो कुछ भी किया था उसके बदले में प्रतीक की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए, और अब वो यही करने वाला था। दो दिन बाद रितेश ने प्रतीक से मिलने का प्लान बनाया। रितेश ने एक पॉपुलर टी हाउस का एक प्राइवेट रूम बुक किया था ताकि वो प्रतीक के साथ बैठकर आराम से बात कर सके और कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। अभी उस रूम में केवल रितेश और नील मौजूद थे, बस प्रतीक के ही आने का इंतजार था। जहाँ नील चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था, वहाँ रितेश परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर नील ने कहा, आप थोड़ा आराम से बैठिए बॉस, जब मिस्टर ओबरॉय ने आपकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया है तो फिर आपको किसी चीज की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। मिस्टर ओबरॉय खुद सब संभालेंगे, आप बस उन पर यकीन रखिए। रितेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बात ऐसी नहीं है कि मुझे मिस्टर ओबरॉय की काबिलियत पर यकीन नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। मैंने हमेशा से ही हर काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया है, इसके बावजूद हर बार मुझे धोखा क्यों मिलता है? पापा जब तक थे तब तक तो फिर भी सब ठीक था, मगर अब मैं खुद को बहुत कमजोर सा महसूस करता हूँ। नील रितेश की बात से पूरी तरह सहमत था। वो तो शुरू से लेकर आखिरी तक रितेश के ही साथ था, इसलिए अग्निहोत्री परिवार में क्या क्या होता था ये सब नील को भी पता होता था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। रितेश को देखकर उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, वेल वेल वेल, देखो तो यहाँ कौन आया है, द ग्रेट रितेश अग्निहोत्री। रितेश ने हैरानी से उस आदमी को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विजय, और ये क्या तरीका है किसी की प्राइवेट स्पेस में आने का? विजय ने बड़े एटीट्यूड में कहा, मुझे यहाँ एक प्राइवेट गैदरिंग करवानी है जिसके लिए मुझे एक अच्छे प्राइवेट रूम की जरूरत है। यहाँ का सबसे बेहतरीन कमरा यही है, इसलिए मैं यही बुक करना चाहता हूँ। आप जैसे लोग अब इस जगह बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चमचे को लेकर यहाँ से चले जाएं। रितेश ने गुस्से में कहा, माइंड योर लैंग्वेज विजय, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। विजय ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किससे किस तरह बात करनी है। मैं विजय पटेल हूँ, मेरा जैसा मन करेगा
जिससे मन करेगा मैं उससे बात करूंगा। फिलहाल आपको जितना कहा गया है उतना कीजिए। अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। रितेश ने गुस्से से कहा, मैं ये रूम अपने एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए पहले ही बुक कर चुका हूँ। तुम अपने लिए कोई और जगह देखो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। रितेश की इस बात से विजय बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने मुस्कुरा कर कहा, इम्पोर्टेंट गेस्ट? इंटरेस्टिंग। मुझे भी देखना है कि ये इम्पोर्टेंट गेस्ट कौन है। कहाँ है आपका इम्पोर्टेंट गेस्ट? इसके जवाब में नील ने कहा, आप उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगे मिस्टर पटेल। आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए आप अभी यहाँ से चले जाइए, यही मेरा सजेशन होगा। इस पर विजय ने सर्द लहजे में कहा, नौकर हो नौकर की तरह रहो। तुमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ पर अपना मुंह खोलो। विजय की ये बात नील को थोड़ी बुरी लगी। रितेश ने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट किया था, मगर विजय एक घमंडी इंसान था। वो कभी दूसरों की फीलिंग्स की कद्र नहीं करता था। दरअसल पटेल फैमिली ओबरॉय और अग्निहोत्री फैमिली की तरह देहरादून में तो पावर होल्ड करती ही थी, मगर देश के टॉप टियर फैमिलीज में भी इन्हें शामिल किया जाता था। ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि बिजनेस के साथ साथ ये लोग पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस परिवार पर उंगली उठा सके। इस वजह से विजय के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। साथ ही वो एलीट सर्कल में एक प्रोमिनेंट फिगर था, इसलिए वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। तुम थोड़ा कायदे में रहो विजय, तुम्हें नील से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। एक टी हाउस रिजर्वेशन के लिए तुम्हें इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बाहर जाओगे तो इससे भी बढ़िया टी हाउस मिलेंगे। तुम वहाँ जाओ और जो करना है करो, मगर ये प्राइवेट रूम मैं बुक कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। विजय ने रितेश की बाकी सभी बातों को इग्नोर करके केवल नील वाले पॉइंट पर फोकस किया। उसने रितेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ क्या हुआ, अपने नौकर के लिए बुरा लगा? ओ माय बैड, मैं तो भूल ही गया था कि आपकी हालत भी अब आपके नौकर जैसी ही हो गई है। या यूं कहूं कि अग्निहोत्री फैमिली के कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं आप। रितेश ने गुस्से में दांत पीस लिए। उससे कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि विजय की बात भी गलत नहीं थी। एक तरह से विजय की ये बात रितेश के मुंह पर करारे तमाचे जैसी थी। अग्निहोत्री फैमिली में रितेश की पोजीशन सचमुच बहुत नीचे गिर चुकी थी। एक कुत्ता भी रितेश से बेहतर जिंदगी जी रहा था। रितेश को चुपचाप खड़ा देख विजय मुस्कुराया और फिर उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर रितेश अग्निहोत्री, बोलती बंद हो गई क्या? अरे ये तो होना ही था। चलिए अब मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए और यहाँ से जाइए। नील ने दांत पीसते हुए कहा, बॉस और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये जगह हमने बुक की है, इसलिए हम लोग यहीं रहेंगे। अगर कोई यहाँ से कहीं जाने वाला है तो वो तुम हो। अगर इज्जत प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, वरना तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। विजय ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ खड़ा रहने दे रहा हूँ, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम मुझसे बात कर सको। अब इससे पहले कि मेरे आदमी तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंके, तुम खुद यहाँ से निकल जाओ। रितेश को तो बस प्रतीक के आने का इंतजार था। एक बार वो आ जाता तो विजय को खुद ब खुद सबक सिखाया जा सकता था। विजय ने जब ये नोटिस किया तो उसने पूछा, ऐसा भी कौन सा बिग शॉट आ रहा है जो तुम्हें मुझसे डर ही नहीं लग रहा है? कौन है वो आदमी? रितेश ने आंखें घुमाई और कहा, जब वो आएंगे तब तुम्हें खुद ही पता। ओह ये लो आ गए मिस्टर ओबरॉय। जहाँ प्रतीक को देखकर रितेश बहुत खुश था, वहीं विजय उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। प्रतीक ने जब प्राइवेट रूम में एंटर किया तब उसकी नजर विजय और उसके बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। उसने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ, कौन है ये लोग? किसी को कुछ भी बोलने का मौका देने से पहले ही विजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने प्रतीक की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, ओह तो ये है तुम्हारा बड़ा आदमी, तुम मुझे इसके नाम से डरा रहे थे। अरे कपड़े तो देखो इसके, एक सड़क पर बैठा भिखारी भी इससे बढ़िया कपड़े पहनता होगा। आपने अच्छा मजाक किया मिस्टर अग्निहोत्री, मगर अफसोस कि आपकी चोरी पकड़ी गई और मुझे डर नहीं लगा। प्रतीक ने एक आईब्रो उठाकर विजय को देखा और पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? विजय ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे नहीं जानते? प्रतीक ने जब नाम में सिर हिलाया तो विजय ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा नाम विजय पटेल है। ये नाम तो तुमने जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो इस नाम को सुनकर सबसे पहले तुम्हें जिसका ख्याल आया वही हूँ मैं। और मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम बहुत पछताओगे। प्रतीक ने मुस्कुरा कर कहा, आप काफी कॉन्फिडेंट है मिस्टर विजय पटेल, पर क्या आप जानते हैं कि किसी को एक बार में ही जज नहीं करना चाहिए, या फिर हर किसी को जल्दी जज कर लेना आपकी आदत बन चुकी है? विजय ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बात किससे हो रही है और सामने वाला इंसान कितनी पावर होल्ड करता है? इसका जवाब देने के बजाय प्रतीक ने ही विजय से पूछ लिया, मेरा तो पता नहीं, पर क्या आप जानते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है? या फिर आप खुद को इतना महान मान चुके हैं कि सामने कौन मौजूद है उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आज से पहले विजय प्रतीक जैसे किसी इंसान से नहीं मिला था। लोग उसके पास आए, उससे बात करने की कोशिश करें, चापलूसी करें, इन्हीं चीजों की तो आदत थी विजय को। इसलिए जब प्रतीक ने उससे इस तरह बात की तो विजय को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसकी बोलती बंद हो गई। कमरे में इस वक्त टेंशन का माहौल था। चारों ओर खामोशी छाई थी।
प्रतीक बिना कुछ कहे एक्सप्रेशन लेस होकर विजय को देख रहा था, जबकि विजय अपने घमंड में इतना चूर था कि वो प्रतीक को देख भी नहीं रहा था। उसने अपनी महंगी घड़ी में टाइम देखने का नाटक किया और कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अपने एक खास दोस्त से मिलना है, इसलिए आप लोग जाइए यहाँ से। मुझ में पेशेंस की बहुत कमी है, इसलिए ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? रितेश ने विजय को पूरी तरह इग्नोर किया और प्रतीक से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैंने ये प्राइवेट रूम खास आपके लिए बुक करवाया है, मगर कुछ लोग घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि अपनी असली औकात ही भूल गए हैं। शायद ये आदमी अंधा है, तभी बाहर लगे बोर्ड को पढ़े बिना यहाँ घुस आया। प्रतीक अब भी खामोशी से बैठा रहा। एक प्राइवेट रूम के लिए किसी घमंडी आदमी से झगड़ा करना उसका स्टाइल नहीं था, मगर विजय से अब रहा नहीं गया। उसने जब रितेश की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने अंधा किसे कहा? जानते भी हो मैं कौन हूँ? तभी विजय के एक चमचे ने उसका साथ देते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये आदमी बहुत बड़ा बेवकूफ है, वरना मिस्टर पटेल के खिलाफ जाने की हिम्मत क्यों करता? लगता है कि इसके दिन पूरे हो गए हैं, जल्दी ही ये इस दुनिया को गुड बाय कहकर जाने वाला है। रितेश ने अब भी उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो प्रतीक के रिएक्शन का वेट कर रहा था। विजय को कोई आइडिया भी नहीं था कि प्रतीक की आइडेंटिटी केवल रुद्र ओबरॉय तक नहीं सीमित है। वो कितनी ज्यादा पावर होल्ड करता था, इसका ठीक ठाक अंदाजा तो रितेश को भी नहीं था, मगर उसे ऑफेंड करने का अंजाम क्या हो सकता है, ये बात रितेश को मालूम थी। वो यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अब न जाने प्रतीक विजय का क्या हाल करेगा। इधर रितेश के एटीट्यूड को देखकर विजय गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, मैंने तुम्हारा फायदा करवाना चाहा और तुम यहाँ मुझे ही बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अपनी बात खत्म करके विजय ने ताली बजाई, जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम आ खड़ी हुई। विजय ने रितेश की ओर इशारा करके कहा, इस आदमी को यहाँ से बाहर फेंको, अभी के अभी। विजय को ऑर्डर मानकर 2 बॉडीगार्ड्स आगे आए। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आपको अभी के अभी यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना हमें जबरदस्ती कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। इस प्राइवेट रूम पर मिस्टर पटेल का हक है, इसलिए आपको उनकी बात सुननी ही होगी। रितेश को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो इस रूम को पहले से ही बुक कर चुका था, इसके बावजूद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स का ये एटीट्यूड देखकर उसे हैरानी हुई। वो लोग विजय की साइड कैसे ले सकते थे? उन्होंने रितेश से पूरी बात पूछी तक नहीं, बल्कि वो विजय का ऑर्डर ऐसे मान रहे थे मानो वही उनका बॉस हो। रितेश विजय के सामने झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए वो अपनी जिद पर अड़ गया। मैंने ये रूम बुक किया है, इसका पेमेंट किया है, तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। रितेश को जिद करते देख विजय ने मुंह बना लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ मिस्टर रितेश अग्निहोत्री। लगता है तुम भूल गए हो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि इंडिया है, जहाँ तुम कोई पावर होल्ड नहीं करते। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारा खेल खत्म कर दूं और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जिस तरह तुमने मुझे बेइज्जत किया, उसी तरह तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये मोमेंट हमेशा याद रखो, जब सबके सामने तुम्हें इस जगह से बाहर फेंका जाए। पहले तो मैंने अग्निहोत्री परिवार का लिहाज करके तुम्हें वार्निंग दी, मगर जब तुम्हें मेरी दरिया दिली की कोई कद्र नहीं, तो फिर मुझे भी ज्यादा एहसान करने का कोई शौक नहीं है। रितेश ने विजय को गुस्से में घूर कर देखा और कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले प्रतीक ने कहा, अगर इस वक्त तुम्हारी जगह मैं होता तो पूरी बात कंफर्म किए बिना इतना एरोगेंस नहीं दिखाता। न जाने आजकल बड़े घर के लोगों का स्टैंडर्ड इतना क्यों गिर गया है। अपनी इस एटीट्यूड के साथ तुम किसी आवारा सड़क छाप गुंडे से कम नहीं लगते। प्रतीक की बात पर विजय को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? प्रतीक ने बेपरवाही से कहा, नन ऑफ माई बिजनेस। तुम कौन हो ये जानकर मैं क्या करूंगा? मुझे बस इतना मालूम है कि तुम खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हो। जब मिस्टर अग्निहोत्री ने पहले ही ये प्राइवेट रूम बुक कर दिया है, तो तुम किस हक से यहाँ आए हो? क्या एक सिंपल सी जगह पर पैसे खर्च करने में तुम्हें आफत आ रही है, या फिर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं? प्रतीक को समझ नहीं आ रहा था कि एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद रितेश का हाल ऐसा क्यों था। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा से लोग अग्निहोत्री फैमिली की रिस्पेक्ट करते आए थे, फिर अचानक उन्हीं लोगों का एटीट्यूड इतना बदल क्यों गया था? वो जब से आया था तब से रितेश में बहुत से बदलाव देख रहा था। रितेश ही नहीं बल्कि नील की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इन दोनों की अपीयरेंस पहले से काफी बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। आखिर चक्कर क्या था? प्रतीक ने रितेश और नील पर नजर डाली, मगर वो दोनों उससे नजरें चुराने लगे। तभी विजय ने कहा, अब ये बात तुम मुझे समझाओगे कि बड़े घर के लोग कैसे होते और कैसे नहीं? वो किसी महाराजा की तरह प्रतीक के ऑपोजिट वाली चेयर पर बैठ गया। विजय ने टेबल पर रखे सामान पर नजर डाली। उसने बड़े ध्यान से चाय की प्याली को उठाया और उसे इंस्पेक्ट किया, फिर रितेश को देखकर कहा, ये तो एक एंटीक पीस है, तुम इसे यूं ही यहाँ ले आए? इसे दूर से देखना एक अलग बात है और इसमें किसी को चाय पिलाना एक अलग बात। इतनी कीमती चीज को तुम बस यूं ही यहाँ ले आए? तुम्हें एंटीक चीजों की कोई कद्र है या नहीं? ये कहते हुए विजय ने चाय की प्याली में चाय डाली और उसे पीने लगा। उसे देखकर रितेश और नील को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। प्रतीक के इशारे के बिना वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। रितेश ने ये चाय खास प्रतीक के लिए मंगवाई थी। ये कोई मामूली चाय नहीं थी जिसे कोई भी खरीद ले, बल्कि इसे बहुत खास तरीके से बनवाया गया था। ये चाय बहुत ही रेयर किस्म की थी और काफी महंगी भी थी। इंडिया में तो ये मिलती भी नहीं थी। रितेश इस चाय के साथ प्रतीक को खुश करना चाहता था, मगर विजय ने सब कुछ चौपट कर दिया।
रितेश का मन तो हो रहा था कि वो चाय की प्याली को ही विजय के सिर पर पटक दे, मगर इससे सब ठीक तो नहीं हो सकता था ना। विजय बड़े ही मजे से चाय सिप कर रहा था। इसका स्वाद उसे बहुत पसंद आया, मगर प्रतीक का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने प्रतीक को एक फटकार लगाई। तुम अभी भी यही हो? इतनी बेइज्जती क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने सो कॉल मिस्टर अग्निहोत्री पर रिले करके मुझे डोमिनेट कर सकते हो तो तुम गलत हो। चलो निकलो यहाँ से। इसके जवाब में रितेश ने कहा, मिस्टर ओबरॉय को मुझ पर रिले करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उनकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो उनसे माफी मांगो और निकलो यहाँ से। ये सुनकर विजय हंस पड़ा। उसने प्रतीक की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, हाँ जानते हो मैं कौन हूँ? विजय पटेल। पटेल फैमिली का नाम तो सुना ही होगा तुमने। बस मैं उसी पटेल फैमिली का मेंबर हूँ। माना कि तुम एक ओबरॉय हो, मगर मेरी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम डिजर्व नहीं करते। आज नहीं तो कल तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये चीजें लक से मिली है और इन चीजों को संभाल कर कैसे रखा जाए वो तुम्हें नहीं आता। सो ड्रॉप योर एटीट्यूड एंड गेट आउट। ये सुनकर प्रतीक थोड़ा मुस्कुराया। ऑफ कोर्स वो जानता था कि पटेल्स कौन थे और क्या करते थे, उनका स्टेटस क्या था और उन्हें ऑफेंड करने का अंजाम क्या हो सकता था, मगर क्या उसे इन बातों से फर्क पड़ता था? तो उसका जवाब था नहीं। प्रतीक के सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं थे, इसलिए उसने कहा, मेरा लक मेरे साथ कब तक है उसका तो पता नहीं, मगर तुम्हारा बैड लक जरूर शुरू हो गया है। विजय ने एक आईब्रो उठाकर प्रतीक को देखा, मगर प्रतीक ने उस पर ध्यान न देकर हैरी को आगे आने का इशारा किया। हैरी तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसे विजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए हैरी के हाथ में कब से खुजली हो रही थी, इसलिए अब जब उसे मौका मिला तो वो बिना किसी देरी के आगे आ गया। उसने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप इस रास्ते से बाहर निकलो, वरना। विजय ने हैरी को चैलेंज करते हुए कहा, वरना क्या कर लोगे तुम? तुमने मुझे छुआ भी तो एक पल में तुम्हारा खानदान तबाह करने की ताकत रखता हूं मैं। अब बताओ, है हिम्मत मुझे छूने की? हैरी उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसने विजय का कॉलर पकड़ लिया। अब हैरी ने चैलेंजिंग टोन में कहा, ये लो, छू लिया मैंने तुम्हें, अब दिखाओ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। विजय ने बड़ी हैरानी से हैरी को देखा। उसे लगा कि एक धमकी से उसका काम चल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। विजय ने गुस्से में रितेश को देखा और कहा, लगता है बढ़ती उम्र के साथ तुम बेवकूफ होते जा रहे हो, वरना इस इंसान के लिए कभी मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। ये कहकर विजय ने अपना फोन बाहर निकालकर किसी को कॉल करना चाहा, मगर तभी हैरी ने उसका हाथ पकड़कर बड़ी बेदर्दी से उसे मोड़ दिया। विजय के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। विजय ने गुस्से और दर्द से बिलबिलाते हुए कहा, आह, छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी मुझसे दूर हो जाओ, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। विजय के बॉडीगार्ड्स तक ने उसे कभी नहीं छुआ था, मगर उसके सामने खड़े प्रतीक के बॉडीगार्ड ने तो सीधा विजय का हाथ ही मोड़ दिया था। विजय को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसके हाथ की हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी, क्योंकि हैरी की पकड़ काफी मजबूत थी, मगर इसके बावजूद भी विजय अपना एटीट्यूड छोड़ने को तैयार नहीं था। हैरी को विजय की धमकी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े आराम से कहा, मेरा तो नहीं मालूम, मगर तुम्हारा आज बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये कहकर हैरी ने उसके मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि विजय सीधे जमीन पर जा गिरा। अब पूरे कमरे में केवल खामोशी छाई हुई थी। विजय के सभी आदमी बड़ी हैरानी से इस नजारे को देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो विजय का कॉलर पकड़ सके, मगर हैरी ने न सिर्फ उसका कॉलर पकड़ा बल्कि उसने तो विजय पर हाथ भी उठाया। ये तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। हैरी चुपचाप आगे बढ़ा और एक बार फिर विजय का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। उसने विजय के पेट पर कसकर एक मुक्का मारा, जिसके कारण वो काफी दूर जाकर दरवाजे से टकराया और कमरे से बाहर निकल गया। हैरी ने अपने हाथ झाड़ने का नाटक करते हुए कहा, अनजाने में ही सही, मगर तुम अपनी जगह तो पहुंच ही गए। ये बॉस की सीट है, इसलिए यहाँ बैठने का हक सिर्फ उन्हें है, तुम्हें नहीं। अब विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इतने सारे लोगों के सामने उसे मार पड़ी और सब बस तमाशा देख रहे थे। खुद विजय के बॉडीगार्ड्स कुछ नहीं कर पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती थी? विजय ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफो, अपनी जगह पर खड़े क्या हो? देख नहीं रहे कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें मैंने किस बात के लिए अपने साथ रखा है? जब तुम्हें तमाशा देखने से फुर्सत ही नहीं, जब मैं मर जाऊंगा क्या तब तुम अपना काम करोगे? विजय को गुस्से में देख उसके सारे बॉडीगार्ड्स आगे आ गए। दो ने उसे खड़े होने में मदद की और बाकी सब हैरी, रितेश, नील और प्रतीक को घूरने लगे। एक बॉडीगार्ड ने कहा, रितेश अग्निहोत्री, लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे बॉस के खिलाफ जाकर तो तुमने क्राइम किया ही, मगर अब तुम्हारे साथी ने जो किया है उसके बाद तुम दया की भीख मत मांगना। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, राइट, अगर तुम अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते हो तो इसी वक्त बॉस के पैर पकड़ लो, वरना पटेल फैमिली के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है वो जानकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसा कि सब लोग जानते ही थे कि पटेल फैमिली देश की पावरफुल फैमिलीज में से एक थी। इस परिवार का हर एक मेंबर अपने फील्ड में परफेक्ट था। इनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि कोई भी फैमिली मेंबर उसका सही या गलत इस्तेमाल करने से कतराता नहीं था। उन्हें किसी का भी डर नहीं था,
ना तो पुलिस का और ना ही सरकार का। पावर के नशे में चोर ये परिवार न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। प्रतीक ये सब जानता था, मगर उसे इन सब चीजों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अब ये ड्रामा देखकर बोर हो गया था, इसलिए उसने हैरी से कहा, इन लोगों का मुंह बंद करवाओ, बाहर फेंको इन्हें यहाँ से। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर सर्द निगाहों से विजय और उसके चमचों को देखा, जो प्रतीक की बात सुनकर बहुत हैरान थे। विजय ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से कहा, सुना तुमने, उसने हमें इस कमरे से बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया है। अब तुम्हारी बारी है अपना कमाल दिखाने की। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे इस आदमी को इसी के कहे शब्दों पर पछतावा हो। जाओ और इन लोगों की सारी अकड़ बाहर निकाल दो। विजय की बात मानकर उसके कुछ बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े, मगर हैरी ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। 2 मिनट से भी कम समय में विजय के सारे बॉडीगार्ड्स कालीन की तरह जमीन पर बिछ गए। विजय ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओह माय गॉड, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? कोई इतने कम समय में ऐसा कैसे कर सकता है? हैरी पर एक खरोच तक नहीं आई थी। जहां विजय के बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े करा रहे थे, वहीं हैरी बिल्कुल सही सलामत था। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। प्रतीक ने उसे ऑर्डर दिया, इन सबको बाहर निकालो और दरवाजे के बाहर खड़े रहो। ध्यान रहे कि कोई यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब न करे। हैरी ने प्रतीक का ऑर्डर मानकर हाँ में सिर हिलाया और फिर विजय को देखकर एक जहरीली मुस्कान पास की। उसने विजय के एक एक बॉडीगार्ड को कमरे से बाहर पटक दिया और आखिर में धीमे कदमों से विजय की ओर आने लगा। विजय डर और घबराहट के मारे अपने कदम पीछे खींच रहा था, क्योंकि वो अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। देखो वहीं रुक जाओ, एक फोन कॉल एंड यू आर ओवर। हैरी ने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया और उसे कसकर एक तमाचा लगाया। इस वजह से विजय के होंठ से खून बहने लगा और उसका गाल सूज गया। बिना किसी फिक्र के हैरी ने विजय को आलू की बोरी की तरह कंधे पर उठा लिया। विजय चीखता रहा। वो अपने हाथ पांव भी चला रहा था ताकि हैरी उसे छोड़ दे, मगर हैरी पर तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो चुपचाप चलता रहा। आसपास खड़े लोग क्यूरियस होकर ये नजारा देख रहे थे। बहुत आगे जाने के बाद हैरी ने विजय को जमीन पर पटक दिया। दर्द के मारे विजय जोर से चीख उठा, मगर इसके कारण उसने बस लोगों की अटेंशन ही अट्रैक्ट की। मगर हैरी की कदकाठी देखकर किसी ने आगे आकर विजय की मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं। विजय ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तुम देखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बॉस को सबक जरूर सिखाऊंगा। हैरी कहीं फिर से उसे थप्पड़ ना मारे, इसलिए विजय ने अपना मुंह तो छुपा लिया, मगर वो अपनी जुबान को काबू में नहीं कर पाया। हैरी उसकी बात पर नाराजगी जताने के बजाय बस हंसकर चला गया, जिससे विजय को और भी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। उसने चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज लगाई, अरे कहाँ मर गए सबके सब? क्या इसी काम की सैलरी मिलती है तुम्हें? आज पता चला कि मैं तुम लोगों पर अपने पैसे बर्बादी कर रहा था। वो एक अकेला तुम सब पर कैसे भारी पड़ गया? एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर कहा, वो कोई मामूली इंसान नहीं लगता बॉस। आपने देखा ना कि उसने हम सब की धुलाई कैसे की। अरे हमें तो पता तक नहीं चला कि वो अपनी जगह से हिला कब। मुझे तो लगता है कि वो कोई भूत है। विजय ने उसे गुस्से में घूरा और कहा, चुप, कुछ भी बकवास करते हो। खैर, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, मगर अभी मुझे बदला चाहिए। तुम लोग तब तक उन सभी पर नजर रखो जब तक मैं बदला लेने का इंतजाम करता हूँ। विजय के सभी बॉडीगार्ड्स ने एक साथ सिर हिलाया और कहा, यस बॉस। फिर वो सभी लोग वहां से चले गए ताकि हैरी की नजरों से बचकर प्रतीक पर नजर रख सके। विजय ने नफरत भरी निगाहों से उस ओर देखा जहां अभी हैरी गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो विजय को रितेश पर आ रहा था, क्योंकि उसकी ही वजह से विजय और प्रतीक एक दूसरे से टकराए और फिर इतना सब कुछ हुआ। विजय के हिसाब से अगर रितेश प्रतीक का साथ ना देता या पहले ही उसे कहीं और ले जाता तो शायद उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ता, और अब वो इसी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। विजय ने कुछ देर अपने टूटे हुए फोन को देखा जो हैरी के कारण इस हाल में था। उसने गुस्से का घूंट पीकर कई लोगों को कॉल किया और उनसे मदद मांगी। आज विजय इस पूरी जगह को घेर लेना चाहता था ताकि प्रतीक, हैरी, नील और रितेश में से किसी को भागने का मौका न मिले। इधर दूसरी ओर रितेश और प्रतीक आजू बाजू बैठे थे। नील ने सबके लिए चाय सर्व की और फिर अपनी जगह पर बैठ गया। रितेश ने कहा, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर ओबरॉय। दरअसल मेरे और विजय के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। बदकिस्मती से उसने आज मुझे यहाँ देख लिया और मेरे कारण आपको परेशान किया। आपका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्रतीक ने बड़े आराम से कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। विजय पटेल ने जो भी किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं। सो जस्ट चिल। हम जिस टॉपिक पर बात करने यहाँ आए हैं पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। रितेश ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, क्या हम लोग किसी और जगह जाकर बात नहीं कर सकते? मैं विजय के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई होगी। इतना सब होने के बाद वो चुप नहीं बैठेगा। वो आज ही बदला लेने वापस लौटेगा या फिर हमें तंग करने के लिए किसी और को यहाँ भेजेगा। विजय को लगता है कि वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता और हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए अभी वो कोई प्लान बना रहा होगा। वो हमारी इस मीटिंग में प्रॉब्लम्स जरूर खड़ी करेगा। प्रतीक ने बेफिक्री से कहा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हैरी सभी से डील कर लेगा। रितेश ने फिर से कहा,
वो तो मैं जानता हूँ, मगर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस बार प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रितेश ने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं डाला। फिर प्रतीक ने पूछा, आप दोनों की शक्लों को क्या हुआ है? जब हम लोग आखिरी बार मिले थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या हम इसी दिक्कत को डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रतीक को अच्छी तरह याद था कि उसने नील और रितेश को कुछ महीने पहले देखा था। तब दोनों अच्छे खासे दिख रहे थे, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दोनों से गधा मजदूरी करवा रहा हो। प्रतीक का सवाल सुनकर रितेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, आपको तो पता ही है कि हमारे परिवार की हालत कैसी है। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर पापा की सडन डेथ के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। हमारा परिवार बिखर चुका है और परिवार के अंदर ही कई दिक्कतें आ खड़ी हुई हैं। प्रतीक ने पूछा, कैसी दिक्कतें? ये बात प्रतीक को अच्छी तरह मालूम थी कि भानु प्रताप अग्निहोत्री की मौत का उनके परिवार पर गहरा असर पड़ेगा, मगर घर के ही अंदर क्या दिक्कतें हो सकती थी ये वो नहीं जानता था। रितेश ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं यहाँ केवल अपने पापा की मौत का सच पता करने के मकसद से आया हूँ। पिछली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में जो कुछ भी आया उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बस यही वजह थी कि मैं देहरादून आया, मगर कोई है जो मुझे उस सच से दूर रखना चाहता है। इसलिए मेरे यहाँ आते ही एक एक करके मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। जो टीम पापा के केस पर काम कर रही थी वो भी गायब है और मैं भी कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है, इसलिए मैं अपने करीबियों को भी ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहते हुए रितेश इमोशनल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर ये अपने पापा की मौत के बारे में सोचकर हो रहा था या फिर अपने बीवी बच्चों से दूर रहने के कारण इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। प्रतीक कुछ देर शांत ही रहा, क्योंकि वो चाहता था कि रितेश खुद को काबू करे और पूरी बात उसे बताए, मगर उसने नोटिस किया कि रितेश बार बार अपना मुंह खोल रहा था और बंद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था मगर किसी वजह से कह नहीं पा रहा था। ये देखकर प्रतीक ने कहा, अपनी बात पूरी कीजिए मिस्टर अग्निहोत्री। मैं जानता हूँ कि अभी आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। रितेश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, पिछले कुछ वक्तों में बहुत कुछ बदल गया है। कवीश अग्निहोत्री पापा के चचेरे भाई का बड़ा बेटा है। आप तो जानते हैं कि वो कौन है। पापा की डेथ की खबर आते ही उसने सबकी प्रॉपर्टी हड़प ली और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। मैंने जब पेपर साइन करने से इनकार किया तो कवीश ने मुझे धमकी दी। अब वो मेरे परिवार को टारगेट कर रहा है। कवीश तीसरी जनरेशन का सबसे बड़ा बेटा है। उसके बाप भुवन अग्निहोत्री ने हमेशा से उसे ये यकीन दिलाया है कि आगे जाकर वही अग्निहोत्री एम्पायर का वारिस बनेगा, इसलिए वो अब अपनी मनमानी पर उतर आया है। ये सुनकर प्रतीक को थोड़ा गुस्सा आ गया। कहीं ना कहीं उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे भानु प्रताप की डेथ में कवीश का भी हाथ था। इससे ज्यादा गुस्सा प्रतीक को इस बात पर आया कि उसके होते हुए रितेश और उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा था। पिछली बार प्रतीक ने ये बात अच्छे से क्लियर की थी कि वो रिद्धिमा का साथ देगा और उसके होते हुए रिद्धिमा या उसकी फैमिली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर कवीश ने इस धमकी को हल्के में कैसे ले लिया? उसने पूछा, और आपके बड़े वाले कजन का क्या? जब रिद्धिमा यहाँ थी तब मैंने मिस्टर जगन्नाथ अग्निहोत्री से बात की थी। क्या वो मुझे या मेरी कही बातों को भूल गए हैं या फिर भूलने का नाटक कर रहे हैं? रितेश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अपने सभी चचेरे भाइयों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर वो खासकर जगन्नाथ भैया मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो कवीश के साथ हाथ मिलाकर मेरी बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। मेरी तो बाकी किसी से बात भी नहीं हो पा रही है। पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। प्रतीक एक गहरी सोच में डूब गया। या तो सचमुच जगन्नाथ उसकी वार्निंग को भूल गया था या फिर उसे कोई ऐसा आदमी मिल गया था जो प्रतीक को टक्कर दे सके। उसने रितेश से पूछा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? रितेश ने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पापा की डेथ का असली रीजन पता करें मिस्टर ओबरॉय। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। इसके बदले में आप जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं। चाहे आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लीजिए, मगर मुझे इंसाफ चाहिए। प्रतीक के पास इतनी काबिलियत थी कि वो अग्निहोत्री फैमिली के हर एक मेंबर को अपने इशारों पर नचा सके। रितेश को मालूम था कि बिना किसी कीमत के प्रतीक उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसके पास जो कुछ भी था वो सब उसने प्रतीक को ऑफर कर दिया। जहां तक प्रतीक की बात थी, उसे खुद पता था कि भानु प्रताप के केस में बहुत से लूप होल्स थे। शायद अमर सिंघानिया को यहाँ फ्रेम किया गया था, शायद इसमें कवीश का ही हाथ था। आगे उसने कुछ सोचा नहीं और तुरंत कहा, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर आप दिल छोटा मत कीजिए मिस्टर अग्निहोत्री। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरी वार्निंग्स के बावजूद उन लोगों ने आपको टारगेट किया, इसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। कवीश ने पहले अग्निहोत्री फैमिली के हेड पर अटैक किया। हो सकता है उसी ने भानु प्रताप की जान ली हो। फिर उसने रितेश का बिजनेस और प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की। ये सब करते हुए कवीश के मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अपने ही परिवार के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा था। उसने अपने परिवार की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और जगन्नाथ ने भी कवीश को रोकने के बजाय उसका साथ दिया, ये जानते हुए भी कि रितेश की फैमिली के साथ प्रतीक खड़ा था। बड़ी सिंपल सी बात थी, चाहे वो रितेश हो या फिर उसके बीवी बच्चे, ये सभी लोग प्रतीक से जुड़े हुए थे। इन सबको नुकसान पहुंचाना प्रतीक के खिलाफ जाने जैसा था। प्रतीक का बस चलता तो वो अपने खिलाफ जाने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देता, मगर अग्निहोत्री फैमिली के साथ वो ये सब नहीं करने वाला था। उन्हें वो तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था।
थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रतीक बिना किसी झिझक और बिना किसी शर्त के रितेश की मदद करने को मान गया था। इसलिए रितेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। प्रतीक के पास झूठ बोलने की या वादा तोड़ने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए रितेश इस बात को लेकर निश्चिंत था कि प्रतीक उससे झूठ नहीं कहेगा। प्रतीक थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराकर बोला, इसे एहसान समझने की जरूरत नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री, बदले में मैं कुछ तो लूंगा, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे, मगर अभी प्रतीक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की पिटाई हो रही थी और कोई दर्द से करा रहा था। प्रतीक, रितेश और नील तुरंत अलर्ट हो गए। नील अपनी जगह से उठकर दरवाजे के नजदीक आया और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि हैरी एक नकाबपोश आदमी को बुरी तरह पीट रहा था। वहीं सामने ही कुछ और नकाबपोश आदमी जमीन पर पड़े करा रहे थे। अब रितेश भी उठकर दरवाजे के करीब आया और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। प्रतीक खामोशी से बाहर आकर सभी चीजों को स्कैन करने लगा। हैरी ने एक और आदमी को जमीन पर पटका और प्रतीक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शिकायती लहजे में कहा, ये सब आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे बॉस, मगर मैंने इन्हें इनकी असली जगह दिखा दी है। आसपास खड़े लोग अपने सामने हो रहा तमाशा देख रहे थे और आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे, मगर प्रतीक ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और सामने देखा। वहाँ पर विजय अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था। हैरी की परफॉर्मेंस देखकर उसने कहा, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। उस अकेले आदमी ने इतनी आसानी से सबको धूल कैसे चटा दी? ये इंसान है या फिर कुछ और? केवल विजय ही नहीं बल्कि उसके आजू बाजू खड़े नए वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी हैरी को देखकर डर रहे थे। अभी जिस तरीके से हैरी ने उनके साथियों को पीटा था, उसके बाद उन्हें डर था कि कहीं उनका भी यही हाल ना हो। वो बस किसी तरह इस जगह से बचकर निकल जाना चाहते थे। नील की नजर जैसे ही विजय पर पड़ी, वैसे ही उसने कहा, ये आदमी फिर से यहाँ आ गया मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर अग्निहोत्री ने सही कहा था कि ये इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला। प्रतीक ने भी विजय को देखा। जो आदमी कुछ देर पहले एटीट्यूड दिखा रहा था, वो अब काफी घबराया हुआ लग रहा था। ये देखकर प्रतीक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे इस तरह खामोशी से मुस्कुराते देख विजय को कुछ अजीब सा लगा। उसे घबराहट तो हुई, मगर अचानक उसे कुछ याद आया और एक बार फिर से उसकी एरोगेंस वापस आ चुकी थी। उसने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस चमचे ने मेरे कुछ आदमियों को हरा दिया है और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम बहुत गलत हो। इस वक्त तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, क्योंकि मेरे आदमियों ने इस जगह को पूरी तरह घेर लिया है। मेरी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। प्रतीक ने सार्कास्टिक टोन में पूछा। ओह रियली? विजय ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे पैर पकड़ लो और सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांगो। अगर मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आई या मुझे लगा कि तुम सिंसियर हो तो मैं तुम सभी लोगों को जाने दूंगा, पर अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर ये जगह तुम सबकी कब्र बन जाएगी। प्रतीक ने विजय की बात को ऐसे इग्नोर किया मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ये देखकर विजय को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसने गुस्से में ताली बजाई। ये आवाज सुनते ही कुछ लोग हाथों में हथियार लिए आगे आए और प्रतीक की ओर बढ़ने लगे। रितेश ने विजय की बेवकूफी देखकर अपने दांत पीस लिए। उसे डर था कि कहीं विजय की हरकतों से प्रतीक नाराज ना हो जाए और उसकी मदद करने से इनकार न कर दे, इसलिए उसने कहा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो विजय। तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे ये आदमी किस पर हथियार ताने हुए हैं। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। ये सुनकर विजय ने गुस्से में रितेश को घूरा। रितेश बार बार प्रतीक को इज्जत दे रहा था और विजय को अपने कदम पीछे खींचने को कह रहा था। इससे विजय को ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसके बॉडीगार्ड्स भी ये नोटिस कर रहे थे। वो जानते थे कि विजय का गुस्सा उन्हें ही भारी पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसे भड़काना शुरू किया। एक ने कहा, इनकी बात मत सुनिए बॉस, ये जानबूझकर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इन्हें आपसे डर नहीं लगता, पर अंदर ही अंदर ये सभी बुरी तरह कांप रहे होंगे। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ बॉस, ये लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर असल में ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये लोग आपसे दोबारा नजरें मिलाने की कोशिश न करें। आपके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं है। दिखा दीजिए इन्हें अपनी ताकत। इन्होंने पटेल फैमिली के एक मेंबर से उलझने की कोशिश की है, इसका अंजाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये शब्द नील ने सुन लिए थे। उसने कहा, यार एक तो तुम अपने चमचों की बात सुनना बंद कर दो। आधे से ज्यादा वक्त तो ये तुम्हें सिर पर चढ़ा कर रखते हैं, इसलिए तुम सही गलत समझ ही नहीं पाते। ये बात याद रखो कि अगर तुमने मिस्टर ओबरॉय को छू भी लिया तो तुम्हारा पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आज का दिन याद करके बहुत पछताएगा। ये सुनकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने नील का मजाक उड़ाते हुए कहा, हम लोग पछताएंगे? यू मीन पटेल्स पछताएंगे? इम्पॉसिबल। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो तुम। अब प्रतीक के लिए विजय की बकवास को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो हैरी को ऑर्डर देने ही वाला था कि वो उसे उठा ले, मगर तभी उसे एक कॉल आया। प्रतीक ने कॉलर आईडी पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि जगन्नाथ अग्निहोत्री उसे कॉल कर रहा था। कुछ सोचकर प्रतीक ने कॉल पिक कर लिया
और बिना कुछ कहे फोन अपने कान के नजदीक ले आया। दूसरी ओर से जगन्नाथ की आवाज आई, मिस्टर ओबरॉय, कैसे हैं आप? सुना है आप आजकल देहरादून में हैं। क्या ये सच है? अगर आप यहाँ हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपका बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करता। जगन्नाथ ने बड़ी हड़बड़ी में काफी कुछ कह डाला था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज की बहुत जल्दीबाजी थी। जगन्नाथ की बात प्रतीक को थोड़ी अटपटी लगी, इसलिए उसने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं देहरादून में हूँ? क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? जगन्नाथ ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो दरअसल एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप रितेश के साथ हैं, इसलिए मैंने गेस किया कि शायद आप देहरादून में हैं। मैंने सही अंदाजा लगाया ना मिस्टर ओबरॉय? प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं देहरादून में हूँ और मिस्टर अग्निहोत्री के साथ ही हूँ। एनी प्रॉब्लम? और वैसे भी मैं कहाँ जाता हूँ और किससे मिलता हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे मैटर से दूर रहिए वरना बहुत बुरा होगा। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, आप तो बुरा मान गए मिस्टर ओबरॉय। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो तो बस मैं यूं ही वैसे क्या रितेश अभी भी आपके साथ है? उसने आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की ना? प्रतीक ने बड़ी ही रूड टोन में कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बात तो प्रतीक बड़ी अच्छी तरह समझ चुका था कि जगन्नाथ या तो उसके ऊपर नजर रखवा रहा था या फिर रितेश के ऊपर। रितेश ने तो ये बात पहले ही साफ साफ कह दी थी कि उस पर नजर रखी जा रही थी। यानी ये सच था, मगर जगन्नाथ बहुत पैनिक कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रतीक रितेश की मदद करे। वैसे जगन्नाथ बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक बार उसने प्रतीक को चैलेंज करने के लिए रायचंद फैमिली से हाथ मिलाया था, मगर उसकी असली आइडेंटिटी सामने आते ही जगन्नाथ ने अपने रंग बदल लिए थे। अभी भी वो यही करने की कोशिश कर रहा था। प्रतीक को खामोश देखकर रितेश ने धीमी आवाज में कहा, ये जगन्नाथ अग्निहोत्री का ही कॉल था ना? मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि ये विजय उनका दामाद है। इसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया होगा, वरना मैं बड़ी सावधानी के साथ इस जगह आया था। मगर अब मेरा सीक्रेट पकड़ा गया और आप मेरे साथ खड़े हैं, ये जानकर शायद अब मेरी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। रितेश बार बार प्रतीक को रिस्पेक्ट दे रहा था, फिर भी विजय ये नहीं समझ पा रहा था कि प्रतीक कितना पावरफुल हो सकता था। वो बार बार उसकी इंसल्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का प्रतीक का प्लान कुछ और था, इसलिए वो अब तक सलामत था। लेकिन अब वो हद पार करने की तैयारी कर चुका था। मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ने की तैयारी कर चुका हूँ और तुम फोन पर बिजी हो, जरा भी डर नहीं है तुम्हें? विजय ने दांत भींचते हुए कहा। प्रतीक ने उसकी तरफ देखा और सोचा, ये अग्निहोत्री फैमिली से कैसे कोई नाता रख सकता है? इसके फादर इन लॉ कितने अलग लेवल के शख्स हैं। और ये विजय पटेल जगन्नाथ अग्निहोत्री का दामाद होने के बावजूद इतना घमंडी था। ये बात खुद प्रतीक को भी पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ विजय प्रतीक को अपने सामने कुछ नहीं समझ रहा था। ये है कौन? ये मेरे फादर इन लॉ के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, विजय ने सोचा। फिर एक तिरछी सी स्माइल देते हुए उसने पूरी अकड़ के साथ अपने एक बॉडीगार्ड को आवाज दी, जिगर। उसकी आवाज पर एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा शख्स उसके पास आकर खड़ा हो गया। जिगर एक बाल्ड मैन था, जो बाल ना होने की वजह से ज्यादा खूंखार लगता था। उसका फिजिक बता रहा था कि वो बहुत पावरफुल था। विकास ने उसे ऑर्डर दिया, जिगर, ये आदमी मुझे बहुत देर से थोड़ी ज्यादा आकर दिखा रहा है। जाओ इसका मोबाइल छीन लो, जरा देखो तो ये किससे बात कर रहा है। विकास का ऑर्डर मिलते ही जिगर ने हाँ में सिर हिलाया और प्रतीक की तरफ चल दिया। विकास ने मन ही मन सोचा, जता तो ऐसे रहा है जैसे सचमुच पापा से ही बात कर रहा हो। उसने जोर से चिल्लाकर फिर कहा, जिगर, इससे मोबाइल छीनने के बाद इसे मसल कर रख दो। जिगर अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर प्रतीक की तरफ जा रहा था। उसके साथ कुछ और फाइटर्स भी आयरन बार लेकर प्रतीक की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार प्रतीक दमदार दुश्मनों से चारों तरफ से घिर चुका था। फाइटर्स की एक फौज उसकी तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ हैरी पर कुछ बंदूकबाज निशाना साध कर खड़े थे। ऐसे खतरनाक माहौल में भी प्रतीक बहुत कामली खड़ा था। इस बात ने जिगर को थोड़ा डिस्टर्ब जरूर किया था। उसने कहा, इतने दुश्मनों के बीच भी तुम इतने कूल रहने की एक्टिंग कैसे कर सकते हो? तुम्हें मारकर मुझे बड़ा मजा आएगा। एक जोर का हाथ पड़ेगा ना तो सच में ठंडा हो जाएगा। ये बोलते हुए जिगर जोर से हंसा। उसके पीछे चल रहे फाइटर्स भी उसके साथ हंस पड़े। माहौल में बढ़ते टेंशन के बीच अचानक विजय का फोन बजने लगा। जो जहां था वहीं रुक गया, खास तौर से जिगर, जो प्रतीक को मारने के लिए स्टैंस ले चुका था, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा ही फ्रीज हो गया था। इसकी वजह फोन की घंटी नहीं थी, बल्कि विजय के चेहरे के एक्सप्रेशन थे, जिन पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। विजय का फोन बहुत जोर जोर से बज रहा था। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो चाहकर भी उस फोन को इग्नोर नहीं कर सकता था। हेलो हेलो। विजय ने फोन उठाया और बहुत घबराते हुए कहा। उसके मन में एक सवाल चल रहा था, ये फोन अभी कैसे आया? विजय कुछ समझ सके तब तक दूसरी तरफ से आवाज आई, नंबर देखकर भी फोन रिसीव करने में इतनी देर लगती है क्या? दूसरी तरफ से आ रही आवाज में झल्लाहट साफ पता चल रही थी। विजय भी ये फील कर चुका था। उसने बहुत घबराहट में सवाल किया, पापा आपने इस वक्त फोन किया, क्या बात हो गई?
विजय ने फोन पर बात करते हुए अपनी टोन नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की थी। आमतौर पर जगन्नाथ भी विजय से रिस्पेक्टफुली ही बात किया करते थे। उसकी वजह थे विजय के पापा, जो उनके बिजनेस सर्कल में जगन्नाथ से ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे। विजय भी कम नहीं था, वो अपनी फैमिली के बिजनेस में अच्छी पोजीशन रखता था। इसलिए जगन्नाथ ने भी अपनी आवाज पर काबू रखा और विजय से पूछा, विजय, पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तब मैंने तुमसे पूछा था क्या हुआ है। तुमने कहा था कि किसी ने तुम्हें मारा है। क्या तुम्हें मारने वाले शख्स का नाम प्रतीक था? न चाहते हुए भी लास्ट सेंटेंस बोलते समय जगन्नाथ जी की आवाज में नर्वसनेस छलकने लगी थी, लेकिन विजय ने इस बात को नोटिस नहीं किया था। आह पापा, आप भी ना, विजय ने केयरलेस एटीट्यूड के साथ कहा। पापा, आप प्रतीक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? ये सवाल पूछते पूछते विजय ने प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जिसे देखकर विजय थोड़ा परेशान हुआ। उसने फोन को कान से नीचे किया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? क्या जगन्नाथ अग्निहोत्री वाकई प्रतीक जैसे लीचड़ को जानते हैं? उसने मन ही मन ना में खुद जवाब दिया और आगे सोचा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्निहोत्री जैसे पावरफुल आदमी को ये कंगाल कैसे जानेगा? विजय फोन को कान से नीचे करके ये सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ से जोर जोर से आवाज आने लगी। विजय, विजय, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? विजय ने फोन वापस कान पर रखा और थोड़ा ठिठकते हुए कहा, हाँ पापा, सुन रहा हूँ। उसने इतना कहा ही था कि जगन्नाथ जी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अरे बेवकूफ, क्या मौत से खेलने की सोच रहे हो? जगन्नाथ जी की आवाज में गुस्सा और डर दोनों शामिल थे। वो पहली बार विजय से इस तरह से बात कर रहे थे। विजय, तुम जिसके सामने खड़े हो वो खुद किसी मौत से कम नहीं है। उन्हें ऑफेंड करने की गलती तुम कैसे कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद जगन्नाथ जी ने बोलना बंद कर दिया। दोनों तरफ चुप्पी छा गई थी। थोड़े से पॉज के बाद जगन्नाथ ने कहा, मेरी बात सुनो विजय, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तो प्रतीक से माफी मांगने ही वाला हूँ। तुम भी थोड़ा दिमाग से काम लो। वो जो भी कहते हैं वो चुपचाप सुनो और उसे फॉलो करो। इस बात पर विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से जगन्नाथ जी और ज्यादा घबरा गए। उन्होंने टेंशन भरी आवाज में कहा, विजय, सुन रहे हो कि नहीं? जहाँ हो वैसे ही रहो। मैं देखता हूँ सिचुएशन को मैं कैसे संभाल सकता हूँ। मैं प्रतीक जी से बात करता हूँ, हो सकता है कुछ बात बन जाए। जगन्नाथ जी की बात सुनकर विजय हैरान रह गया। प्रतीक जी पापा इसे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा और फिर फोन पर कहा, यू ऑल्सो पापा, आप क्यों इससे इतना डर रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं? विजय अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था, क्या प्रतीक इतना बिग शॉट है जिससे मुझे डरना पड़े? जगन्नाथ जी ने पहले से भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, विजय, अपनी बकवास अपने पास ही रखो, समझे? तुम प्रतीक जी से भिड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अपने आदमियों को रोको और मेरी बात प्रतीक जी से करवाओ। जगन्नाथ जी इतना बोलकर रुक गए, लेकिन विजय ने प्रतीक को फोन नहीं दिया। चंद सेकंड बाद जगन्नाथ जी फिर चिल्लाए, सुन रहे हो या नहीं? मेरी बात प्रतीक जी से करवाओ। मैं उनसे बात करता हूँ और तुम्हें बख्शने की रिक्वेस्ट करता हूँ। वो मान गए तो ठीक है, वरना तुम दुख गए। जगन्नाथ जी का लास्ट सेंटेंस विजय के कानों में गूंज रहा था। वरना तुम दुख गए। इस बात का क्या मतलब है? उसने खुद से ही सवाल पूछा और एक नजर प्रतीक की तरफ डाली, जो अब भी उतने ही कूल अंदाज में वहां खड़ा था। विजय के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वो बहुत भारी कदमों के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे चलते हुए वो प्रतीक के पास गया। उसका सिर झुका हुआ था और उसने बहुत बेमन से अपना फोन वाला हाथ प्रतीक की तरफ बढ़ा दिया था। अपनी टोन को पोलाइट बनाने के लिए विजय ने पूरी ताकत झोंक दी और कहा, प्रतीक जी, मेरे फादर इन लॉ आपसे बात करना चाहते हैं। विजय खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ देर पहले जिस शख्स का वो मजाक उड़ा रहा था, अब उसके सामने उसे सिर झुकाकर खड़े होना पड़ रहा था। उसके फादर